नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए क्लास 11 के इकोनॉमिक्स पेपर के लिए ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिल जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है कि प्रश्नावली लंबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये जो है प्रश्नावली की एक विशेषता है। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये जो है ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये प्रश्नावली की एक विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी में है प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। ये तीनों जो है ए सी डी, ये तीनों जो है प्रश्नावली की एक एक विशेषता है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये जो है प्रश्नावली की एक विशेषता नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, गॉडफ्राइड एकेनबाल को जो है आधुनिक जगत में सांख्यिकी का पिता माना जाता है। गॉडफ्राइड एकेनबाल को आधुनिक जगत में सांख्यिकी का पिता माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉडफ्राइड एकेनबाल। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है पीसी महालनोबिस, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछा है सांख्यिकी का जनक, तो आंसर देना है आपको ऑप्शन नंबर बी, गॉडफ्राइड एकेनबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। यह कथन जो है अल्फ्रेड मार्शल का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुक्तोत्तर प्रश्न में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही व्याख्या करना कठिन, उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, उत्तर में समानता पाई जाती है, स्कोर करना कठिन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही व्याख्या करना कठिन। नेक्स्ट है कि परास का क्या अर्थ है। परास का क्या अर्थ है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर जो है परास कहलाता है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। कालिक, मात्रात्मक, स्थानिक या गुणात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। ये जो है अवशीर्ष कहा जाता है, अवशीर्ष। ऑप्शन सी सही होगा, अवशीर्ष। नेक्स्ट है कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। संतत चर, विविक्त, संतत और विविक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा संतत चर जो है ये आपका सही होगा, संतत। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहा जाता है। समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समांतर माध्य जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन, यानी कि सभी प्रेक्षणों के मूल्यों का योग को भाग देना है प्रेक्षणों की कुल संख्या से। प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि एन, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। समांतर माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन डी में है बहुलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यिका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माध्यिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत
दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये करता है चतुर्थक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? परास गुणांक, विचरण गुणांक, विचलन गुणांक, ये तीनों जो है सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों का निरपेक्ष मान को लिया जाता है? परास, माध्य विचलन, मानक विचलन, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्य विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 है और समांतर माध्य यहाँ पर 50 दिया हुआ है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको बोलेगा कि विचलन गुणांक निकालना है और यह आपका दिया हुआ है मानक विचलन और समांतर माध्य, तो आपको क्या करना है, आपको मानक विचलन को भागा करना है समांतर माध्य से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मानक विचलन दिया हुआ है 16 और समांतर माध्य दिया हुआ है 50, ये आपको भागा कर देना है और 100% से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा हमारा, 16 दूनी हमारा हो जाएगा 32। ठीक है, 32, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मानक विचलन को भागा करना है समांतर माध्य से और 100 से गुना कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय सहसंबंध, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो सहसंबंध गुणांक का मान जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? स्पेयरमैन को जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेस्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वर्तमान अवधि की कीमत, वर्तमान अवधि की मात्रा, आधार अवधि की कीमत, आधार अवधि की मात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधार अवधि की मात्रा। आधार अवधि की मात्रा, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? सरल समूहित सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक, भारित सूचकांक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, देखिए प्राकृतिक से जितने भी जुड़ा हुआ काम है सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जो कृषि लिखा हुआ है ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि। और यहाँ पर विनिर्माण उद्योग जो है ये हमारा द्वितीयक हो जाएगा और सेवा क्षेत्र जो है हमारा, सेवा जो है हमारा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था, ऑप्शन सी सही होगा। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? देखिए भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन सी सही होगा। इसका जो कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1991 में की गई थी, ऑप्शन सी सही होगा, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में की गई थी, ऑप्शन बी सही होगा, 1995। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार जो है यहाँ पर कृषि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, कृषि।
निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? हमारा भारत जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। ऑप्शन बी सही होगा, 2005। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? यहाँ पर इंजीनियर है, कंप्यूटर, डॉक्टर और शिक्षित। देखिए इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक ये तीनों जो है मानव पूंजी है, बट कंप्यूटर जो है ये मानव पूंजी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव विकास है एक साधन, एक साध्य, साधन एवं साध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधन एवं साध्य दोनों। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है कि आधारित संरचना के अंतर्गत आता है, आधारित संरचना के अंतर्गत आता है बिजली, सिंचाई, सड़क का निर्माण, ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्षेत्रीय नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा? तो ये दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिहाड़ी मजदूर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ताप बिजली, पन बिजली, कोयला, सौर ऊर्जा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? शिशु मृत्यु दर है, नामांकन दर, साक्षरता दर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? यह हल्का है, यह महंगा है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, ऑप्शन डी में है यह कम लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह लास्ट क्वेश्चन है कि सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को दक्षेस की स्थापना की गई थी, यानी कि गठन किया गया था, सार्क का स्थापना किया गया था 8 दिसंबर 1985, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।